हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस का है ना, साइंस का दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होंगे। साइंस में कौन कौन सा, फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2022 के एग्जाम में आने के चांसेस बनेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो सही बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे इस लाइव क्लास में। और आप सभी को बता दूं, जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं उन सभी को कि डेली के 8 बजे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हमारे द्वारा चलाई जाती है। तो सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करेंगे और ये डेली लाइव चलता है दोस्तों। और प्रत्येक क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम टोटल लर्निंग से ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। वहाँ पे क्लास एंड होने के बाद पीडीएफ दे दी जाती है, अदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्लास का टाइम के बारे में डिस्कस कर दिया जाता है वहाँ पे पहले ही, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को करने के लिए सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस लिख देंगे ताकि मैं इस क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दूंगा। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन सही बच्चे बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक कीटोन का है ना क्लीमेंसन अपचयन किसके द्वारा किया जाता है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज डन बाई है ना, कौन सा, किसके द्वारा, ZnHCl Hg या फिर लिथियम AlH4 या फिर H2 या प्लेटिनम, या ऑप्शन नंबर डी कहता है क्षारीय ग्लाइकोल है ना, एल्कीन्स ग्लाइकोल, किसके द्वारा। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं दोस्तों। तो सही बच्चे एकदम कमेंट करके एकदम तेजी से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस है ना ये PYQ में आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस में। चलिए इसका आंसर हम सभी लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही है, ZnHgHCl है ना। इसकी उपस्थिति में क्या होता है दोस्तों, कीटोन का क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन होता है, ठीक है, ठीक है। ये उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है, कैटालिस्ट का काम करता है। आपके एग्जाम में कैटालिस्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में है ना, 2021 में आया हुआ था। क्या आया हुआ था सर, कह रहा था ना कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा है ना, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 जो बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, उसमें उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कौन सा होता है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कौन सा होता है। तो उसका आंसर था प्लेटिनम, उसका आंसर क्या था, प्लेटिनम। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। कहता है कौन सा तत्व कच्चे लोहे में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट एज इम्प्यूरिटी इन कास्ट आयरन है ना। तो बताना है दोस्तों कौन है, सी, ऑप्शन नंबर बी है Si, ऑप्शन नंबर सी है P, ऑप्शन नंबर डी है Mn, कार्बन, सिलिकॉन है ना, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अशुद्धि के रूप में कौन सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 93% क्या होता है, देखिए 93% क्या होता है दोस्तों, वो जो होता है ना फेरस होता है यानी कि लोहा होता है। किस बार, तो कच्चा लोहा में, कच्चा लोहा में 93% फेरस होता है, लोहा होता है। और इसमें 5% क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है। और दोस्तों इसमें 2.5 के करीब, 2.5% के करीब क्या होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, ठीक है, याद रखना है। ये सब होता है कितना में, 2.5 में ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो कार्बन हो गया। तो आप लोग क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट करेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं है ना, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा बताइएगा आप सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम पैरामेट्रिक बिहेवियर। बताइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों को, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले पढ़ेंगे। डेली आपको बाइलिंगुअल की कोशिश करूंगा, बाइलिंगुअल लेकर आऊं हमारे इस चैनल पे। तो चलिए इसका आंसर क्या बता रहे हैं जी, कौन अनुचुंबकीय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे कौन है, बहुत अच्छा शानदार ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का यहां पे करेक्ट है सर, है ना। ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा जी, क्रोमियम ना होगा, क्रोमियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारिए, क्रोमियम NH3 NH3 और होल कितना है, A+3 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है दोस्तों, एक सर्वाधिक अनुचुंबकीय है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, जिसमें ज़्यादा अनपेयर। ठीक है, अंग्रेजी वाले याद रखेंगे क्या दोस्तों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और हिंदी वाले लिखेंगे अयुग्मित, अयुग्मित। ठीक है, अंग्रेजी वाले अनपेयर और हिंदी वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे वही अनुचुंबकीय कहा जाएगा। तो ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट किया है, तो इस बार भी रिपीट करेगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आप इसका निकालिएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर दिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है ना। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट यानी कि इकाई यानी कि दोस्तों मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी है लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 और इसके पावर -1, और ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड इनवर्स। सभी स्टूडेंट्स बताइए इसका आंसर, गर्दा कर दीजिए एकदम। देखिए शून्य कोटि के लिए ना, शून्य कोटि के लिए ना आपके एग्जाम में शून्य कोटि रहेगा, प्रथम कोटि रहेगा, तो आपको याद करना है। ठीक है, प्रथम कोटि का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। शून्य कोटि का देखिए, शून्य कोटि का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 नंबर आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग छोटा रखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक प्रदीप्त वर्ग का प्रतिबिंब एक अभिसारी लेंस की सहायता से एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। लेंस से वर्ग की दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल वर्ग का 9 गुना है, तो लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी। द इमेज ऑफ क्या है, illuminated square is obtained on a screen with the help of covering lens, है ना। the distance of the square from the lens is 14, है ना, 40 सेंटीमीटर। is the area of image is 9 times that of the square। the focal length of lens is। तो हमसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लेंस का फोकस लंबाई क्या हो। हमको क्या क्या दिया है पहले ये पता करिए। हमको दिया प्रतिबिंब का एरिया दिया है, क्या है, 9 गुना है। किसका 9 गुना है, तो वर्ग का। और वर्ग का प्रतिबिंब का ये देखिए वर्ग की दूरी कितना है, 40 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या निकालिए, u/v निकालिए।
u बाई भी जहाँ आपका प्रतिबिंब है और u जहाँ वस्तु है। तो हम लोग वस्तु क्या है, हमारा वर्ग है, एक वस्तु क्या है, वर्ग है। तो अगर वर्ग को 1 लेते हैं, है ना, वर्ग का स्क्वायर यदि 1 लेते हैं तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/1, है ना, 9/1। ठीक है, तो यहाँ पर से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 9 × u, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल है v, यानी कि प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल है 9 टाइम्स u है, 9 गुने u है। u हमारा क्या है, एक वर्ग है, एक वस्तु है जिसका हम लोग प्रतिबिंब लेंस के सामने ले जा करके बना रहे हैं। अब वो वस्तु का आकृति कैसा है, तो वर्ग है ना, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या, वस्तु की दूरी, देखिए u की वैल्यू पता है सर, u की वैल्यू कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। तो 9 गुने 40 कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। v का वैल्यू आपके सामने कितना निकल गया, 3600 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, और u की वैल्यू क्या, हमारा u की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे -40 है। ठीक है, -40 है, क्यों सर, क्योंकि यह अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। जब आप लोगों को अभिसारी लेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा तब आपको ये सब चीज़ें डिटेल बताई गई होगी। ठीक है, अब बताइए v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है। अब लेंस सूत्र आप लोग नहीं लगाइएगा, लेंस का फोकस लंबाई के लिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u भाई हमारा माइनस है तो प्लस कर दो डायरेक्टली। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो v का वैल्यू 1/3, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1/360 माइनस था, 1/-40 था उसका वैल्यू। तो ये क्या कर देगा, इसके साथ माइनस का रिलेशन बना लेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/14। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू किसका आएगा, 1/f के बराबर आएगा। जब उल्टा करिएगा तो हमको तो f चाहिए ना, f का वैल्यू आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आएगा सर, सेंटीमीटर में आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का सही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हमको क्या दिया हुआ था सर, वस्तु की दूरी दी हुई थी। देखिए वर्ग से, लेंस से वर्ग की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी u की वैल्यू दी हुई थी, है ना। वो तो आपको पता करना पड़ेगा कि u जो है हमारा माइनस है या पॉजिटिव है यानी प्लस है। u का वैल्यू पता है, v कितना है, क्षेत्रफल हमने मान लिया था, v बराबर क्या होगा, 9u, है ना, क्योंकि ये प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल है वर्ग का 9 गुना है, यानी कि वर्ग को 9 गुना करेंगे तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का वैल्यू 40 है तो हम लोग प्रतिबिंब का भी वैल्यू निकाल लिए, भी का भी मान निकाल लिए, और हम लोग लेंस सूत्र अप्लाई कर दिए। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का तो जवाब चाहिए ही चाहिए। मानव के लिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, मानव के लिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियोबल वेव फॉर ह्यूमन्स इज, बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे। मानव के लिए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। फिजिक्स का क्वेश्चन दिख गया, केमिस्ट्री दिख रहा था, फिजिक्स दिख गया है ना। अब कुछ देर के बाद बायोलॉजी भी दिख जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप सभी लोग। तो यदि दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है सर, हर्ट्ज होता है। तो ध्यान रखना आपको, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना। चलो सही है, शानदार एकदम। 20 से 20,000 क्या होता है, श्रव्य तरंगे, यानी कि मानव उस तरंग को सुन सकता है, मानव उस चीज को सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। आवृत्ति क्या कहते हैं, तो आवृत्ति दोस्तों हर एक सेकंड में जो कंपन करता है ना, ऐसे ऐसे देखते होंगे आप लोग, जब जान वाला मशीन होता है जिसमें ऐसे ऐसे, अगर देखो अगर ऐसे 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 होते रहा तो तब तक व्यक्ति जिंदा है, और जैसे ऐसे हो जाता, फिल्मा में देखते हो ऐसे सीधा हो गया, कहानी खत्म आदमी का। तो ये जो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे बनाया ना, वही हमारा आवृत्ति है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न लगता है केमिस्ट्री का है। चलिए इतना छोटा बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए इतना, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा ज़्यादा दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3 अम्लीय विलयन जिनका pH मान 3, 4 और 5 है, बराबर आयतन में मिलाए गए मिश्रण में H+ की सांद्रता क्या होगी। देखिए आपके एग्जाम के लिए 3 एसिडिक सॉल्यूशन है, वो pH मान इज 3, 4 एंड 5 आर मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, है ना, यानी कि सांद्रता
ठीक है, H प्लस इन द मिक्सर विल बी, है ना। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी कि जो मिक्सर होगा, मिश्रण होगा, है ना, उसमें H प्लस की सांद्रता कितनी होगी। ऑप्शन भी आप सभी के सामने है, 1.11 गुने 10 के पावर -4 मोल, M का मतलब मोल, ठीक है, M का मतलब मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3.7 गुने 10 के पावर -4 मोल। ऑप्शन नंबर बी है 3.7 गुने 10 के पावर 3 मोल। ऑप्शन नंबर डी है 1.1 गुने 10 के पावर -3 मोल। कौन सा होगा, सभी विद्यार्थी बनाएंगे। H प्लस की सांद्रता, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी pH मान है ना, जो भी pH मान है, आप क्या करिए, पहले ये 3 वाले के लिए लीजिए, पहलका वाला, पहला अम्लीय के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर -3 कर दीजिए, जितना है उसको केवल 10 के पावर माइनस में कर दीजिए, एक हो गया। प्लस दूसर का क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4, तीसर का क्या हो जाएगा, 10 के पावर -5। के गो था, 3 गो था ना, टोटल निकालना ना हमको, मिश्रण ना है तो सबको जोड़ दिए। अब के गो था, 3 गो था, 3 गो अम्लीय है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आप लोग क्या करिए, देख सकते हैं सब में से 10 के पावर -3 कॉमन निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 10 के पावर -3 कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/10 यानी 10 के पावर -1 प्लस 10 के पावर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और बटा में 3 रहेगा सर, अभी बटा में 3 रहेगा, तो ध्यान रखना है बटा में 3 रहेगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो डायरेक्टली आपका जो आंसर आ जाएगा ना सर, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.7 गुने 10 के पावर -4। आप लोग एक बार ट्राई करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, ज़रूर सॉल्व होगा। आप सभी से सॉल्व करके बता लीजिए, देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, अभी मिला लीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से सॉल्व करिएगा एकदम। इसका 10 के पावर, इसको हम लोग क्या लिख दें, इसको हम लोग 100 लिख देते हैं, इसको हम लोग 100 लिख देते हैं, स्क्वायर के जगह पे 100 कर दो। अब कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग निकाल लिए होंगे तो ठीक है। चलिए निकाल लिए है ना, चलिए आ गया होगा, उम्मीद है आ गया होगा सभी विद्यार्थियों का। चलिए ठीक है, तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लीजिएगा आप लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाई क्या दोस्तों, कॉन्डेंसनाइजेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। किसको दोस्तों बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, कि कौन सा बहुलक को संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है नाइलॉन 66, ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी रबर, ऑप्शन नंबर डी है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो संघनन बहुलन है ना, संघनन के द्वारा बनाया जाता है वो होता है नाइलॉन 66, ठीक है, नाइलॉन 66 दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है, याद रखिएगा, नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर याद है आप सभी को, नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर याद है ना, याद भी रखिएगा सर। CH ऊपर में बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, फिर इधर से CH2 ये 4 हो जाएगा, है ना, फिर इसी के साथ कार्बन कार्बन अटैच होगा, इधर भी ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ये भी आगे बढ़ेगा NH, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेगा, फिर NH होगा, ये कुछ n टाइम्स के लिए, ये n टाइम्स के लिए, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों, 17S है ना, 17S राइबोसोम्स का वियोजन होता है इनमें से। किस तरीके से वियोजन होगा, 70 गो राइबोसोम्स का वियोजन कैसे होगा, जल्दी से बताना है। अंग्रेजी हिंदी वाले सभी बताएंगे, देख लीजिए अंग्रेजी वाले अपना अपना क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो डिवाइड होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, बहुत अच्छा शानदार एकदम, ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का सही है, 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S में डिवाइड होगा, एक बार 50 में और 30 में, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी वाले का गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है केला है एक, बनाना इज अ। केला क्या है? केला आप लोगों ने सुना होगा, केला एक फल है ना, सुना है ना? तो लेकिन आप लोगों ने गलत सुना है। केला क्या है? एक पोम है या ड्रूप है या बेरी है या फिर रेगमा है। अभी मैं आपको गलत साबित कर दूंगा कि केला एक फल है। केला हमारे जो पूर्वज मानते आ रहे हैं कि केला फल है, ऐसा कुछ नहीं है। केला एक दोस्तों क्या है? आप लोग आंसर बताइए जल्दी से इसमें से। केला एक दोस्तों बेरी है। क्या है? एक बेरी है। तो ध्यान रखना है, केला क्या है? बेरी है। क्यों सर? क्योंकि केला का पेड़ नहीं होता है। पेड़ तो फल तो पेड़ में से उगते हैं ना। तो केला एक प्रकार का घास है, बड़ा घास इसको कहते हैं, बड़ा घास। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा घास है। देखते होंगे केला के पेड़ एकदम घास के जैसा फूसता है कि नहीं फूसता है? लपेटे में लपेटा रहता है। आप अगर कोई बड़ा बड़ा घास देखिएगा तो कुछ इसी तरह केले के पेड़ के जैसा ही रहता है। केला के पेड़ में लकड़ी होता है? नहीं होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि एक बड़ा घास है, समझिए तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? बेरी है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक कौन सा है? जल्दी से। SNO, CaO, SiO2 या CO2? कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? जल्दी से बताना है सभी विद्यार्थियों को। हाँ जी, बहुत शानदार। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो इसका आंसर SNO है ना, SNO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, CO2 तो हमारा मिक्सचर है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है पाचन मुख्यतः निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन मुख्यतः निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डाइजेशन इज मेनली अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी है अपचयन, रिडक्शन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। जल्दी से पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पाचन वाला चैप्टर पढ़े हो ना आप लोग, तो इसका आंसर याद रखना। पाचन एक हाइड्रोलाइसिस है यानी कि जल अपघटन अभिक्रिया है। तो जो ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बताएंगे उन सभी का सही है। जिनको नहीं पता है ना सर, तो याद करते चलिए। अभी शेयर और लाइक में कंजूसी मत करिए। एकदम दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते सर हिंदी में केवल लाते, इंग्लिश में नहीं लाते। लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। हमारे पेट में बहुत तरह के अम्ल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पचाने में होता है ना, HCl का होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, HCl, जिसका pH मान कितना होता है? जल्दी से बताएंगे। HCl का pH मान कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे। ये रहा आपका HCl का pH मान, कॉमेंट में भर दो एकदम। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों नाइट्रोजन का उत्सर्जन मकड़ियों में किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जन यानी कि नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन स्पाइडर इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड है ना। ऑप्शन नंबर बी है गुआनिन। ऑप्शन नंबर सी है यूरिया। ऑप्शन नंबर डी NH3 यानी अमोनिया। बताएंगे किसके द्वारा? एकदम सिंपल सा आंसर। उत्सर्जन किसके द्वारा आता है मकड़ियों में से? नाइट्रोजन, यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल में। बहुत शानदार, आप लोग ऑप्शन नंबर ए बताएं हैं, करेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही होगा सर। आपको आधा घंटा में कुछ नहीं होने वाला है। 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास हमारे साथ करो, एकदम डेली करेंगे सर। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं, जितना घंटा लगे लगो, कम से कम तो आधा घंटा का क्लास तो जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है
पेशीय संकुचन के पश्चात इसका पीएच मान, पेशीय संकुचन के पश्चात इसका पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है पीएच मान पर कोई असर नहीं होता। पेशीय संकुचन जब होता है दोस्तों तो उस पर क्या होता है? तो देखिए याद रखिएगा, बहुत अच्छा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छा, मिला लीजिए अब आप लोग मिलाइए, ठीक है, मिलाइए अब आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। पेशीय संकुचन जब होता है तो उसके बाद क्या होता है? पीएच मान अम्लीय हो जाता है, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मानव में नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियों की संख्या है। मानव में नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियों की संख्या है। जो हमारा आँख होता है दोस्तों, आँख कैसा होता है? ये कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ ओवरलैप होता है। ये जो पूरा सिस्टम है ना सर, इसको हम लोग गोलक कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता है जो कि उत्तल लेंस होता है। हमारा आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किस चीज़ का बना होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। उत्तल लेंस किस चीज़ का बना होता है? हमारा आँख वाला प्रोटीन का बना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है ना। रेटिना के अगर पीछे बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाए तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के आगे बन जाए तो दूर दृष्टि दोष। यानी कि यहाँ पे रेटिना के पहले बने तो निकट, और रेटिना के बाद बने तो दूर दृष्टि दोष। और दोनों को दूर करने का पता है, निकट को अवतल से और दूर दृष्टि दोष यदि है तो उत्तल से, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी पेशियाँ होती है जो गोलक को घुमाती है? हम लोग आँख को ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पेशियाँ भाग लेती है? तो ध्यान रखना है, 6 गो पेशी रहता है सर, 6 पेशी रहता है, ठीक है। आँख वाला जब आपको पढ़ाया जाएगा ना बायोलॉजी में, तो अब वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है? द नंबर ऑफ मसल दैट मूव द आई बॉल इन ह्यूमन इज, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा सर, 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, 16 कहता है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना, फीटेलिस होने के लिए यह आवश्यक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेलिस होने के लिए यह आवश्यक है। पिता RH माइनस माता RH प्लस, या पिता RH माइनस माता RH माइनस। ऑप्शन नंबर सी है पिता RH प्लस माता RH प्लस, ऑप्शन नंबर डी है पिता RH प्लस और माता RH माइनस। तो कौन सा होना चाहिए? एरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना, फिटलोलिस होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? पिता RH माइनस और माता RH प्लस होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थियों का सही है। मिलाइए सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सब कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं करिएगा, मान लिया जाए क्वेश्चन आ जाए तो क्या करिएगा आप लोग दोस्तों, क्या करिएगा? तो इसीलिए मैं करवा दे रहा हूँ और आपके माइंड में एक बार सेटअप हो जाएगा ये सभी क्वेश्चंस। तो अगर रिपीट करेगा तो आपके एग्जाम में तो भाई तहलका मच जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन किए हुए हैं, और आप लोग मार के आइएगा, रंग के आइएगा, कितना मज़ा आएगा उस समय मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए मेहनत करना जरूरी है, डेली लाइव क्लास में जुड़िए तभी ना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक जीवधारी द्वारा उत्पन्न की जाती है, एक जीवधारी द्वारा उत्पन्न की जाती है और दूसरे जीवधारी की वृद्धि का समदमन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? संवहन करना चाहिए, समदमन करती है, समदमन सही लिखा हुआ है। यह एक जीवधारी द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है और दूसरे जीवधारी की वृद्धि का समदमन करती है। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एट इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। एंटीजन, एंटीबॉडी, प्रतिजैविक या एंटी एलर्जिक। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स सर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यह किसका होता है दोस्तों? एक अलग जीवधारी द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है और इसको यूज कौन? अलग जीवधारी द्वारा किया जाता है। तो याद रखना
बायोटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कहता है दोस्तों कि एक गेंद विराम अवस्था से t बराबर 0 समय पहुँचे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। ठीक है, एक विराम अवस्था में, यानी कि दोस्तों विराम अवस्था में कहने का मतलब आपको एक हिंट्स दे रहा है कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वह जीरो है, यू का वैल्यू 0 है, और t बराबर 0 समय पर वह क्या है, प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। 6 सेकेंड के बाद उसी एक अन्य गेंद को भी वेग से फेंकी जाती है और दोनों गेंद 18 सेकेंड के बाद मिलती है, तो भी का मान क्या होगा, और जी का वैल्यू हमको कितना लेना है, 10 लेना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहला गेंद का आप क्या निकालिए सर, पहला गेंद का आप निकालिए हाइट निकालिए। पहला गेंद का हाइट का फार्मूला क्या होता है, सही बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, एच बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, आपके पास क्या है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है और t पता है। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा सर, आपको 18 सेकेंड के बाद ना फाइनल t है ना, फाइनल t कितना है, 18 है। u का वैल्यू विराम अवस्था में यानी u का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 डिपेंड किस पे कर रहा है, हाफ जी और टी स्क्वायर पे। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 का स्क्वायर हो गया सर, रुक जाइए कहाँ गया, यहाँ पे आते हैं, फ्रेश से लिखते हैं। 18 का स्क्वायर गुने 10 का बटा में 2 यानी कि 5 लिख देते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, है ना। 18 का स्क्वायर गुने 5, तो टोटल कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 620 मीटर। 620 मीटर पहला गेंद के द्वारा तय करेगा। अब कहता है कि एक और गेंद 6 सेकेंड के बाद फेंका जाता है, दूसरा गेंद 6 सेकेंड के बाद फेंका जाता है, तो इसके लिए टी कितना हो जाएगा, इसके लिए टी कितना हो जाएगा, तो इसके लिए कितना टी हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 यानी कि 12 सेकेंड होगा। इसके लिए टी कितना होगा, 12 सेकेंड होगा। लेकिन अब दूसरी गेंद के लिए यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी गेंद के लिए भी हो जाएगा। समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करिएगा नहीं समझ पाएंगे। हमसे क्वेश्चन का भी का मान है ना, तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग वेग क्या है, स्टार्टिंग वेग क्या है, तो हमको तो भाई 6 सेकेंड के बाद ना गिरा जाता, पहला को विराम यानी कि 0 से t बराबर 0 से 18 सेकेंड तक पहला के गिरा जाता है, और बीच में जाकर के 6 सेकेंड के बाद, है ना, जब जैसे ही 6 सेकेंड होता है तो अब दोस्तों एक और गेंदा गिराया जाता है 18 सेकेंड का। दोनों को 18 सेकेंड पे इक्वेट करना है, लेकिन एगो 0 पर गिराया जाता है, एगो 6 पर गिराया जाता है, अंतर है ना। तो इसका स्टार्टिंग कितना होगा, टाइम 12 सेकेंड है ना, क्योंकि 6 सेकेंड तो ये तो ट्रैवल नहीं किया, तो ये 12 सेकेंड। तो अब की जो फार्मूला हाइट निकालेंगे, अब की जो हाइट है, हाइट तो अब की हमको पता है, हाइट तो दोनों के लिए सेम होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला लगेगा। अब की टी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर करेंगे तो कितना दूरी, इसका समय लगेगा तय करने में 18 सेकेंड में 12 सेकेंड लगेगा। टी का वैल्यू बढ़िएगा। वी आपका क्या होगा दोस्तों, यू क्या होगा आपका, यू जो होगा वह प्रारंभिक वेग के, जो पहला बार फेंका गया उसका अंतिम वेग के बराबर होगा, अंतिम वेग के बराबर होगा। यू के जगह पे हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, और फिर जो मान है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 75 आ जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है, पीडी जगह ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा A to Z समझाता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, सबका मान भरिएगा। टी का मान कितना भरिएगा, 12 भरिएगा। यू के जगह पे भी भरना है, जी का वैल्यू पता है 10 भरना है, टी का वैल्यू 12 भरना है। तो निकालना क्या, एच का वैल्यू कितना, 1620। एच का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है ना, हाइट, तो एच का वैल्यू 1620। तो बचा क्या, भी निकालने के लिए, भी तो कैसे निकाल लीजिएगा उलट पुलट करके। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 74। इसी को 75 करिएगा, ठीक है, 75 आएगा। जब कैलकुलेट करिएगा ना तो 75 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये 74 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए आवृत्ति एन से गाता है, ए आवृत्ति एन से गाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई,
n आवृत्ति a से गाता है और b आवृत्ति n/8 से गाता है, यदि दोनों की ऊर्जा समान हो तो a का आयाम a है ना, और b का आयाम कितना होगा सर? देखिए आवृत्ति n है, a का आवृत्ति कितना n है और b का आवृत्ति n/8 है, तो ऊर्जा दोनों का एनर्जी जो समान है, तो हमसे क्वेश्चन और का है कि a का आयाम a है तो b का आयाम क्या होगा, b का आयाम क्या होगा? तो डायरेक्टली याद रखिएगा E जो होगा दोस्तों वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a स्क्वायर के। a जहाँ आपको एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, तो ऊर्जा है ना, ऊर्जा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा? एनर्जी तो दोनों का समान है, एनर्जी दोनों का समान है, तो यहाँ पे तो ए ही ना होगा सर। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का है, तो अगर एनर्जी अगर समान है दोस्तों तो आयाम जितना है उतना तो बी का भी आयाम होगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो आयाम है दोस्तों वह आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है, आवृत्ति पर थोड़े ना, आयाम क्या कहते हैं, मैक्सिमम दूरी है ना, किसी वस्तु के द्वारा, मान लिया जाइए हमारा पेंडुलम है ना, इसके द्वारा कितना दूरी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो दूरी तय करेगा है ना, ये जो हाईएस्ट डिस्टेंस जो तय करेगा वही आयाम कहलाता है ना। तो आयाम को आवृत्ति से क्या मतलब, तो इसीलिए ए का बी का भी ए रहेगा, ठीक है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है, सामान्य तापमान क्या होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। ऑप्शन नंबर ए है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300, 310 केल्विन। कौन सा होगा? सेल्सियस में पता है, सेल्सियस में पता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो केल्विन में कन्वर्ट करके कितना आएगा? शानदार, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का सही है, 310। 310 केल्विन होता है ना, 310 केल्विन होता है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। डिग्री में भी बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, डिग्री में भी बताइए जल्दी से, है ना। ये तो केल्विन में हुआ, ये तो आपका केल्विन में हुआ, डिग्री में भी बताइए। तापमान का देखिए डिग्री में, बहुत अच्छा, शानदार। देखिए जो तापमान है ना दोस्तों उसका अलग अलग तरह से नापा जाता है ना, जैसे डिग्री सेल्सियस, तापमान को केल्विन में भी नाप देते हैं, जो एसआई यूनिट होता है ना वो केल्विन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेल्सियस में भी नाप देते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप देते हैं, है ना। जिस तरीके से लंबाई को मीटर में भी नाप देते हैं, फीट में भी नाप देते हैं, इंच में भी नाप देते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन जो एसआई यूनिट है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वह मीटर है। द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हुई, समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर और अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों तो उसके लिए तो बोर्ड चाहिए, और बोर्ड पर जो क्लासेस चलती है हमारे द्वारा वह 699 में डेली चलता है, सुबह के 8 बजे, ठीक है। सुबह इस ये जो पेड वाला क्लास है दोस्तों उसका सुबह के 8 बजे से क्लासेज 1 घंटा सुबह में दिया जाता है और 1 घंटा आपको दोस्तों शाम में दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स की लगभग इसमें क्लासेज आपको कंप्लीट हो गई है, और बायोलॉजी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। होली के बाद नया फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें 699 वाले में फिर से फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो जो लोग फिजिक्स का क्लास करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, तो इसको मैं चुटकी में समझा सकता हूँ, बस बोर्ड की ज़रूरत है। और बोर्ड पर जो क्लास करते हैं उनको ये चीज़ मैं बता रखा हूँ जो हमारे साथ ऑलरेडी पेड क्लास में है पहले से, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद का 699 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।